हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल यूपीएससी थिंकर्स पर। वैसे तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट अभी और करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, बची हुई हैं। बट आज की जो चीज़ें हैं वो हमारा कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक है। ओके, जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट रही हैं, कोई थीम को लेकर या किसी एक प्रॉपर आर्टिकल को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर। ओके, तो आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। हो सकता है वो पूछ दे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फिर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 30 को लेकर, कि आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। याद रखना है भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दो तरह की माइनॉरिटीज को ग्रांट करता है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो इस एक प्रॉपर चीज को लेकर तो क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। ठीक है, पीवाई को देखोगे तो आप, राइट है उनको एस्टेब्लाइज करने का, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, अपनी पसंद का। जैसे मान चलो मदरसे वगैरह देखे होंगे, तो उसमें लाइक माइनॉरिटीज जो मुस्लिम्स हैं वो ही पढ़ते हैं। तो उन्हें क्या है कि अपनी पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का या एडमिनिस्टर करने का राइट है। अब उसको लेकर कुछ चीजें दी हुई हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इट, क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं। देखो ये चीज क्यों माइनॉरिटी वाला क्यों यूज में आया था। आपने एक पढ़ा होगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, इसके माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर क्वेश्चंस उठे हैं। देखो रियलिटी में ये जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बट आर्टिकल 30 को लेकर, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो मुस्लिम, तो इसे तो माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। तो इसको लेकर काफी सारी चीजें, हालांकि अभी कंसर्न पूरा कंप्लीट तरीके से अभी आया नहीं है। 7 जज की बेंच बनी है, तो वो अपना देंगे क्या क्या चीजें होंगी, तब इस पर डिस्कस किया जाएगा। बट कुछ चीजें फिर भी उन्होंने बताई हैं कि ये एक तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके, सेकंड है इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेकुलर होगा, ठीक है। सेकंड जो है, थर्ड, कि इसमें आप देखो जो अदर माइनॉरिटी से अलग जो लोग हैं लाइक मेजोरिटी वाले हैं, वो एडमिशन अगर हो सकते हैं उनके, तो उनके ऊपर जो रिलीजियस एजुकेशन है वो बाइंड नहीं है। कि मान के चलो अगर वो बोले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि हम लोग क्या करेंगे कि हम उर्दू उर्दू कंपलसरी कर दें, तो वो चीज यहाँ पर नहीं है, ऐसी चीज। ओके, और अगर एक चीज और है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट जो है, उसमें अगर मेजोरिटी के लोग शामिल हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी का या उस कॉलेज का या उस इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो छिन गया। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसका स्टेटस माइनॉरिटी ही रहेगा। तो देखो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई, अब सोचो। देख, अल्दो सच ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन हैव ए सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनका सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, बिल्कुल। एंड एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज, मैंने आपको बताया अलग अलग कम्युनिटी से वो एडमिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। इट मस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफर रिलीजियस कोर्सेज, ये चीज गलत है, नॉट एक्सक्लूसिवली, समझ गए। एक्सक्लूसिव तरीके से वो रिलीजियस कोर्सेज को ऑफर नहीं कर सकते। तो यहाँ तक ठीक है, ये चीज अगर यहाँ तक बोला जाता है स्टेटमेंट, तो यहाँ तक बिल्कुल सही थी। एडमिनिस्ट्रेशन सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं डाइवर्स कम्युनिटी से, ये ठीक है। बट इसका जो लास्ट वाला पार्ट जो ऐड किया है, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुई। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी members in administrative rules dilute the minority character of educational institution। के डाइल्यूट करेगा, मैंने आपको अभी बताया कि नहीं। भाई अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मेजोरिटी कम्युनिटी के मेंबर ज्यादा आ गए या प्रेजेंस उनकी हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रह गया। ये चीज तो है नहीं, समझ गए। तो यही चीज ये बोलिए कि वो डाइल्यूट कर देगा, कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अब नहीं रहा है, वो मेजोरिटी में काउंट हो गया है। तो ऐसा नहीं है। एंड दे आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, गलत है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा। तो डी इसका आंसर होगा, कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, समझिए।
हो सकता है भाई, देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया, हो सकता है वो इतना ही स्टेटमेंट आपको दे दे, ये लास्ट वाले ना दे, या फिर यहाँ पर डायल्यूट की जगह नॉट डायल्यूट कर दे। समझ गए? तो चीजें आपको उस तरीके से ध्यान देनी है। सेकंड, सेकंड क्या बोल रहा है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता दूं, जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने आर्टिकल 30 को तो देख लिया कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो चीज है। बट हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 29। 29 में क्या है कि जो माइनॉरिटीज को राइट्स है अपनी। अच्छा देखो, आर्टिकल 29 में ये चीज दी हुई है कि जो सिटीजन्स है, अब सिटीजन्स कौन कौन है, माइनॉरिटी भी है और मेजोरिटी भी है। ठीक है, उनको अपना रिलीजन, ठीक है, और रिचुअल्स, ठीक है, तो उनकी जो लाइक रिचुअल्स हो गई, वो सब चीजें क्या है, प्रोटेक्ट करने का राइट है। ठीक है, तो उसमें एक चीज और निकल कर आती है कि ये बहुत बार हम काउंट करते हैं कि यार आर्टिकल 29 और 30 जो है वो तो हमें क्या दिए गए हैं, राइट टू माइनॉरिटीज है। तो आर्टिकल 29 होना तो माइनॉरिटीज के लिए चाहिए, बट नहीं, सिर्फ माइनॉरिटीज इसमें काउंट नहीं, इसमें मेजोरिटी भी काउंट है। उसमें ये कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिया हुआ कि माइनॉरिटी, उसमें बोला हुआ सिटीजन, और सिटीजन्स में मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों है। समझ गए? ठीक है, ये चीज और हो गई। तो आर्टिकल 29 और 30 दोनों हो गए आपके। ओके, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, द टर्म लॉ एज अंडरस्टूड अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे इंक्लूड हाउ मेनी ऑफ द अबव। अच्छा ठीक है, आर्टिकल 13 के अंदर अगर कोई लॉ बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं हम लोग, तो वो किस किस तरीके से हो सकता है, कौन सी चीजें उसमें काउंट की जा सकती हैं। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ लाइक कस्टम्स, बिल्कुल है, वो शामिल होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस तो खुद कानून है भाई, ला है वो तो। ए नोटिफिकेशन इशूड बाई ए गवर्नमेंट बॉडी, बिल्कुल सही है, इसमें तीनों ही स्टेट, तीनों ही चीजें जो है वो काउंट की जाएंगी। समझ गए? और भाई लॉ के अंदर हम एक चीज और देखते हैं कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एक्लिप्स और सेवरेबिलिटी। समझ गए? तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें और इसमें शामिल है। तो भाई आर्टिकल 13 लॉ के अंदर ये तीनों चीजें काउंट की जाएंगी। समझ गए? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा। अब देखो, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू अचीव पॉलिटिकल इक्वलिटी। अच्छा, हम लोग जब इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी, अगर मैं वैसे कहूँ लाइक फंडामेंटल राइट्स के अंदर इक्वलिटी के प्रोविजंस कहाँ तक है, ठीक है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक। ओके, अब अब अगर मैं प्रेम्बल में इक्वलिटी की बात करूं, तो इक्वलिटी की बात तो की जाती है भाई, बिल्कुल बात की जाती है। ठीक है, इक्वलिटी वर्ड भी है वहां पर। तो अब इक्वलिटी की बात आ गई है, तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सही है कि नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। ये बोल रहा है कि कोई भी इंसान जो है उसको वोट देने से या फिर इलेक्टोरल रोल्स में पार्टिसिपेट करने से, ठीक है, उन्हें निकाला नहीं जाएगा, या फिर उन्हें जैसे बोल सकते हैं कि इन एलिजिबल, आप अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा के रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर। तो ये चीज आर्टिकल 325 के अंदर भी है। फिर इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, आर्टिकल 326। ठीक है, तो उसमें है कि जो इलेक्शंस है वो लोकसभा के एंड स्टेट असेंबलीज के टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, लाइक जैसे एक एज दी हुई है ना, कि उसके बाद 18 साल की एज के बाद आप वोट दे सकते हो, तो वो सारी चीजें हैं। तो इनएलिजिबल, अयोग्य घोषित नहीं किया, तो दोनों ही सही है, इसमें बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, और पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात की गई है। अगर मैं बात करूं सिविक इक्वलिटी की, देखो इक्वलिटी पॉलिटिकल, सिविक और इकोनॉमिकल। देखो इकोनॉमिकल के ऊपर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 39F, जिसमें समान पोस्ट के लिए समान वेतन है। ठीक है, पॉलिटिकल में हमने 325 326 देखा।
सिविक में ये है कि लाइक बंधुआ मजदूर, जो आप आर्टिकल 23 24 ये आप पढ़ते हो कि आप बंधुआ मजदूर नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप अपने पास, जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा चाय तबेले पर काम करते हो, कोई चाय पिला रहा है कोई उस तरीके से। ठीक है, तो वो आपकी सिविक इक्वलिटी है। तो ये चीज है। अब इक्वलिटी में हम चीज एक और देखते हैं। हम बात करते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके। अब अगर मैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करूं तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? इक्वलिटी बिफोर लॉ तो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? ये यूके से अडॉप्ट है। इसमें मेन चीज ये है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, तो और इसका सीधा सा मतलब आप समझ लो कि लोग कानून के पास जा रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा अन्याय हो गया है, मुझे इक्वलिटी चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन दो। इसमें कोई भी एफर्मेटिव एक्शन की बात नहीं है। एफर्मेटिव एक्शंस मीन रिजर्वेशन, इसकी बात नहीं है। और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये पॉजिटिव है, ये यूएसए का है। तो वहां पर एफर्मेटिव एक्शंस जो उसकी बात है। और इसमें एक चीज और है कि लाइक जो इक्वल्स हैं उनके साथ इक्वल व्यवहार किया जाएगा, और जो अनइक्वल है उनके साथ अनइक्वल। अच्छा, इक्वलिटी के बारे में हम लोग जब 14 में पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14, तो उसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं जब हम डीपीएससी पढ़ते हैं कि आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी। हम्म, सॉरी सॉरी सॉरी, 39 नहीं, ये 31 बी और 31 सी है। 31 बी, आई थिंक ये 39, और तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। देखो ये ठीक है कि 39 बी और 39 सी ही है ये मैं इससे कर देता हूँ आपको। लाइक ये 39 बी और 39 सी ही है। ठीक है, और वो जो दिए हुए हैं प्रोविजन इसके, ये आर्टिकल 31 सी के अंदर है। ओके, तो अगर आर्टिकल 39 बी और 39 सी ये किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है। तो इनको इम्प्लीमेंट, अगर हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर ये आर्टिकल 14 और 19 के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो इन दोनों आर्टिकल्स को नल एंड वॉइड घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, एनी लॉ enacted by parliament on state subject ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब यार नेशनल इमरजेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इतना कुछ पढ़ाया है, एक स्पेशल वीडियो बनाई है। फिर प्रेसिडेंट रूल के ऊपर जो मणिपुर में लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर भी बनाई है। तो क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यूज टू बी इफेक्टिव इवन आफ्टर द एंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंटिल द स्टेट लेजिस्लेचर रिपील्स इट। ये कह रहा है कि कोई कानून बना, लाइक नेशनल इमरजेंसी के पीरियड की बात की जा रही है कि नेशनल इमरजेंसी लागू है और कोई स्टेट के सब्जेक्ट पर कोई पार्लियामेंट ने कानून बनाया, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर की पावर तो पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। तो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, बट हुआ क्या कि अब जो नेशनल इमरजेंसी है वो लाइक खत्म कर दी, हटा दी। ठीक है, बट जो कानून बना उस स्टेट सब्जेक्ट पर वो भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा, नेशनल इमरजेंसी भले ही खत्म हो गई है, बट वो कंटिन्यू रहेगा जब तक स्टेट लेजिस्लेचर खुद से खत्म ना कर दे। फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है, तो क्या ये सही है? सेकंड, ए लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। देखो, एक लॉ बनाया नेशनल इमरजेंसी में, एक लॉ बनाया प्रेसिडेंट रूल में। ठीक है, इन स्टेट सीज टू बी इफेक्टिव विद द एंड ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। तो वो बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट रूल सीज टू बी इफेक्टिव, जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो खत्म होने के बाद ये क्या होगा, ये जो जो कानून है, जो लॉ बनाया है, वो खत्म हो जाएगा, ये भी सीज हो जाएगा। अब यार कुछ कुछ मुझे तो गड़बड़ लग रही है, आपको क्या लग रहा है? अब देखो, मैं अगर आपसे बात करूं कि नहीं यार, ये जो चीज है, देखो, ये एक दूसरे के इंटर है, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे? देखो,
नेशनल इमरजेंसी में प्रोविजंस ये हैं कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी तो जो कानून है वो क्या होगा, ये रहा, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो प्रेसिडेंट रूल है उसमें ये है कि जब तक स्टेट लेजिस्लेचर उसे रिपील ना कर दे तब तक वो खत्म नहीं होगा प्रेसिडेंट रूल में। ये चीज है। ओके, तो ये एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कनेक्शन में कोई भी करेक्ट नहीं है, नेदर वन और नो टू। ओके, और इसमें भी एक चीज और है कि ये लाइक 6 महीने तक ही वो वैलिड रहेगा और उसके बाद वो खत्म कर दिया जाएगा। किसमें, प्रेसिडेंट रूल वाले में। समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछूं अगर मैं आपको कि जो लाइक नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस आपके पार्ट 18 में, इमरजेंसी प्रोविजंस नॉट नेशनल इमरजेंसी, ओनली इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360, और जो नेशनल इमरजेंसी 352 में है नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल, और 358 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। समझ गए। और नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ के अंदर आपको क्या कराना है, पास कराना है, और बाकी ये दो जो है इनमें 2 मंथ का प्रोविजन है। ओके, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये बोल रहा है कि रिसेंटली देयर आर मैनी, हम लोगों ने क्या क्या है कि लास्ट ईयर में हम इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं बहुत ज्यादा देख रहे हैं। उससे पहले भी जब एक विवाद में केस हुआ था, ठीक है, नूह के अंदर, तब भी देखा था वहां का इंटरनेट जो है नेट शटडाउन कर दिया था। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बार किया हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर तो कई कई महीनों तक रहा है। ठीक है, तो ये वही है कि इंडिया हैज टेम्पररी सस्पेंडेड इंटरनेट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री इन ऑर्डर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो कौन कौन स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। देखो, फर्स्ट कह रहा है इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 रेगुलेट करता है मैटर रिलेटेड टू इंटरनेट सस्पेंशन इन इंडिया, बिल्कुल सही है। सेकंड, इन इंडिया इंटरनेट सस्पेंशन में बी ऑर्डर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी, बिल्कुल ये ठीक है कि पब्लिक इमरजेंसी के ग्राउंड्स के ऊपर या फिर पब्लिक सेफ्टी की बात आ रही है, उसको खतरा हो सकता है, तो एक काम करते हैं ये इंटरनेट, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे ही कहीं पर कुछ भी हिंसा वगैरह भड़कती है तो नेट पर इतनी सारी चीजें, ये हो गया वो हो गया, किसी के कुछ बयान आ रहे हैं, किसी के कुछ आ रहे हैं, और उससे फिर वो एक जगह पर स्टार्ट होती है एक जगह पर वो फैल जाती है कई जगहों पर। तो वो सारी चीजें इससे लाइक जो पब्लिक सेफ्टी है उसको खतरा होता है, जो लाइक पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर पब्लिक ऑर्डर वो खराब होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। थर्ड, एट प्रेजेंट इंडिया हैज नो रेगुलेशंस, ये बात कर रहा है कि कोई रेगुलेशंस नहीं है दैट स्टिपुलेट ए मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन, कि अगर आप इंटरनेट को बंद कर रहे हो वहां पर, ठीक है, तो उसके लिए एक मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है, तो उसके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो ये तो गलत है। तो भाई उसके लिए तो दिया है ना, लाइक आई थिंक 2019 के समथिंग में एक स्टेटमेंट दी थी, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया था कि जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 15 डेज है। ठीक है, तो ये क्या है, कोई रेगुलेशन नहीं है, वो गलत है भाई। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट 15 डेज है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी और 1 और 2 आपकी करेक्ट है। समझ गए। नेक्स्ट, कि कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, स्टेटमेंट 1, इंडिया इज इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टेबल स्टेट। अब देखो यार, मैंने लास्ट क्लास में आपको सारी चीज बताई थी, तीनों स्टेटमेंट। आप देखते हैं आपका कितना मतलब माइंड एक्टिव था उस टाइम पढ़ते टाइम। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रही है वो, कि इंडिया इज ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन रेदर देन कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखो, पहला तो है स्टेटमेंट वन की जो इंडिया है वो इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन, लाइक डेस्ट्रक्टेबल स्टेट, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जो भारत है, इंडिया जो है, वो होल्डिंग टुगेदर, मतलब हमने लाइक स्टेट्स जो है उनको होल्ड किया हुआ है सेंटर के साथ। ठीक है, जबकि और जो यूएसए है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, कि वहां पर जो उनके स्टेट्स थे वो एक साथ आए हैं तब उन्होंने संघ बनाया है। ठीक है, वो चीज की बात बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट
कैन रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स इट्स विल। तो ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट लाइक मान के चलो कोई भी हमारा पॉलिटिकल मैप है, उसे चेंज कर सकती है, उसे रिड्रॉ कर सकती है पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू इट्स विल, अपने विल पर। तो बताओ क्या ये सही है? देखो, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और दोनों स्टेटमेंट जो ये है लाइक ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट ये तो गलत होगा। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, बट एंड बोथ ऑफ एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही होगी। क्यों? देखो मैं बताता हूँ आपको। तो इंडिया विभाजित राज्यों का विभाजित संघ बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर इंडेस्ट्रक्टिबल होता तो ये यूएसए कहा जाता। ओके। सेकंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, बिल्कुल हमने होल्ड किया हुआ है, कोई लाइक सेंटर से संघ से अलग नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे बहुत बार डिमांड उठती है कि यार हम तो नागालैंड अलग कंट्री, ये कुछ वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो वो चीजें नहीं हो सकती। ठीक है। आपको डाउट हुआ होगा थर्ड स्टेटमेंट पर कि पार्लियामेंट कैन रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू विल। तो रिड्रॉ कर सकती है। देखो, हम जब आर्टिकल 3 पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि यार स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं हम लोग, नेम चेंज कर सकते हैं हम लोग, कोई नया स्टेट बना सकते हैं हम लोग, किसी स्टेट को एल्टर कर सकते हैं हम लोग, उसकी बाउंड्री वगैरह। तो जब हमने कोई नया स्टेट बनाया है, उसकी बाउंड्री चेंज की, किसी और में शामिल की है, तो फिर एक पॉलिटिकल पे जो हम अपना इंडिया का मैप जो दिखाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी तो वो चीज चेंज होगी। अब ऐसा थोड़ी है पुराना मैप ही डाल देंगे। आप ये भी तो सोचो। तो ये तो सही है अपने विल्स पर। अब मान के चलो 2014 में, आई थिंक 2014 में तेलंगाना स्टेट बना था। इससे पहले वो हैदराबाद का पार्ट था, सॉरी आंध्र प्रदेश का पार्ट था। तो तब आप बताओ, अब वो तेलंगाना, ये जो तेलंगाना है वो अलग दिखा दिया ना, उसे बाउंड्रीज वगैरह दिखा दी उसकी कि यहाँ यहाँ से इतनी बाउंड्रीज है, ये चीजें हैं। तो वो किसने किया? पार्लियामेंट ने किया। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स आर प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा देखो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। अच्छा, ये चीज देखने से पहले मैं आपसे कुछ चीज पूछूं कि जो लाइक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये इवॉल्व लाइक आया किस केस से था? केशवनाथ भारती केस। केशवनाथ भारती केस 1973। ओके। इससे पहले कुछ था क्या? तो गोलकनाथ केस था एक। उसमें बोला गया था कि जो लाइक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, वो इवॉल्व हुआ था, ये वर्ड वगैरह आया था उसमें। ओके। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस कंट्री से है? जर्मनी। जर्मनी से बोरो है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब बात करते हैं कि यार पता कैसे चलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या क्या चीजें शामिल है। वो सुप्रीम कोर्ट जो अपने जजमेंट के थ्रू, अपने स्टेटमेंट के थ्रू, अपने डिसीजंस के थ्रू डिसाइड करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, कि ये चीज हमारे लाइक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगी, ये चीज नहीं होगी। तो इसमें क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही है, जुडिशियल रिव्यू भी ठीक है, सेकुलर स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो ये चारों स्टेटमेंट इसके सही है। अगर बात कर ले वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, तो ये दोनों चीजें भी इसमें शामिल है। समझ गए? तो आपकी ये चारों चीजें इसमें शामिल है। किस कंट्री से बोरो किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है नहीं है, वो चीज, और कहाँ से इवॉल्व हुआ। ओके। बहुत बार हम लोग देखते हैं, देखो एक चीज आती है कि यार जो अ, जो लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है, ठीक है, संविधान अगर संशोधन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है। बट अगर हम उसके थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 13 के अंदर भी आप देखोगे। ओके। चलिए फिर, सेम यही चीज तो यहाँ पर भी आई थी कि लाइक फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्लियामेंट को राइट्स है कि वो कुछ चेंज कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। समझ गए? तो चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा। इसमें है कि इफ द राज्यसभा डिक्लेयर दैट
इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज ऑन ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट। ओके, कि अगर राज्यसभा डिक्लेयर करते कि ये जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट के लिए कि पार्लियामेंट स्टेट के मैटर्स पर क्या बनाए, कानून बनाए, तो देन द पार्लियामेंट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉ ऑन दैट मैटर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या रेजोल्यूशंस को लेकर क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं। देखो, सच ए रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बिल्कुल सही है, क्योंकि 2/3 की मेजोरिटी चाहिए भाई उसमें। The resolution remains in force for 1 year and it can be renewed any number of times but not exceeding 1 year at a time। बिल्कुल सही है। देखो, रिन्यू तो कर सकते हैं बट एक टाइम में सिर्फ 1 साल के लिए उसे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 1 साल से भी बना सकते हैं भाई। मतलब इस साल अगर हमने कुछ किया तो 1 साल के लिए वो वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि हमने 2 साल के लिए एक्सीड कर दी, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है कि रिन्यू कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम बट नॉट एक्सीडिंग 1 year एट टाइम। 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट, ओके, रोकता है स्टेट लेजिस्लेचर को फ्रॉम मेकिंग एनी फर्दर लॉज ऑन द सेम मैटर। तो ये तो गलत है भाई। अगर पार्लियामेंट से हमने कोई कानून बनवा लिया स्टेट लिस्ट मैटर पर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसकी पावर खत्म हो गई कि वो उस लिस्ट पर कानून ही नहीं बना सकता। ये तो गलत है। स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है और पार्लियामेंट भी बना सकती है। अब पार्लियामेंट को तो पावर हमने दी है ना। राज्यसभा ने बोला है कि भाई 2/3 की मेजोरिटी करके कि आप बनाओ इस स्पेसिफिक मैटर पर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। हालांकि वो अप्लाई सभी स्टेट पर होगा बट कोई स्टेट्स अगर अपना खुद का उस प्रॉपर मैटर पर कानून बनाना चाहे तो बना सकता है, रोका थोड़ी है उसे। बट ये जो थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि उसे प्रोहिबिट किया गया, रोका गया, तो गलत होगी। तो ओनली दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ए सॉवरेन बॉडी। ओके, संप्रभु है, बिल्कुल है भाई। स्टेटमेंट सेकंड, इंडिया फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये भी ठीक है। हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रकार की सरकार, उसको फॉलो करते हैं, जबकि यूएसए में एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। समझ गए। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यूएसए वाली है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया वाली, इसमें अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कंपल एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म वाले में काउंसिल मिनिस्टर जो है वो सेम पार्टी से बिलोंग होना कंपलसरी नहीं है। वो किसी और पार्टी लाइक काउंसिल मिनिस्टर्स में, जैसे मान चलो वहां भी भाजपा है, कांग्रेस है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है, तो काउंसिल मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स जो मेंबर्स शामिल है वो भाजपा से भी हो सकता है, कांग्रेस से भी हो सकता है, वो आम आदमी पार्टी से भी हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी से भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी से भी हो सकते हैं जो भी वहां पर पार्टी होंगी। ये मैं बात कर रहा हूँ यूएसए वाली एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, नॉट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सेम पार्टी से बिलोंग होने चाहिए भैया। ठीक है, अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि यार हमने तो देखा है कि कई बार हम देखते हैं कि और पार्टी से भी है और वो काउंसिल मिनिस्टर बात है। देखो वो क्या है, वो कोalition की बात है, गठबंधन। गठबंधन आ गया है तो भाई अब तो उनके मेंबर्स भी शामिल करने पड़ेंगे ना। आप खुद सोचो यार, और यहाँ पर जब मेजोरिटी है तो मेजोरिटी में वो अपने ही पार्टी के मेंबर रखेंगे ना, तो सेम पार्टी से बिलोंग होना चाहिए। तो ये चीज हो सकता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज कर दे आपको, तो ये इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉवरेन बॉडी है और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट। अच्छा ठीक है, सेंटर जो है उसके पास पावर है कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कुछ। वाइडर इन शेड्यूल्ड एरिया अंडर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन कंपेयर टू नॉन शेड्यूल्ड एरियाज। तो बिल्कुल सही है। अच्छा देखो, मैंने आपको जब फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल पढ़ाया था, बताया था ना मैंने, तो उसमें मैंने बताया था कि फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हम ट्राइबल एडवाइजरी
कमेटी के बारे में पढ़ते हैं, टीएसी। और उनके पास लिमिटेड पावर्स है, मैंने आपको बताया था। और उन्हीं फिफ्थ शेड्यूल वाले एरिया जब पीसा एक्ट अप्लाई होता है, फिर मैंने आपको एक कंपेरिजन बताया था कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो कि सिक्स शेड्यूल का पार्ट है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उनमें पीसा एक्ट लागू नहीं है। और उनके पास वाइडर पावर है एज कंपेयर टू फिफ्थ शेड्यूल, चाहे वो लेजिस्लेचर को लेकर हो, एग्जीक्यूटिव को लेकर हो, या फिर जुडिशरी को लेकर हो। और उन्होंने वो ड्रॉ की है कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहां पर जब उनके पास ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है उनके पास लिमिटेड पावर है, तो कंट्रोल तो सेंटर का होगा ना। तो सेंटर ने जो डायरेक्शंस दिए स्टेट्स को, वाइड ज्यादा है शेड्यूल एरियाज में। और नॉन शेड्यूल एरिया में तो यार आप खुद सोचो यार, नॉन शेड्यूल एरिया मान के चलो ये यूपी है, नॉन शेड्यूल एरिया है, ठीक है। और इसमें ये जो सेंटर डायरेक्शन दे रहा है, क्या वो ज्यादा है? नहीं। बहुत बार नहीं मानते उनकी बात, सेंटर की बात, नहीं भाई हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे। ओके। बट वहां पर शेड्यूल एरिया में आप खुद देखो यार, गवर्नर बैठाया हुआ है, और भी कई सारी चीजें हैं, लिमिटेड पावर है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, 2/3 उसमें रखते हैं, लाइक 75 में जो 15 मेंबर्स हैं कुछ इतने समथिंग, 15 या 30 के समथिंग, ठीक है। तो देखो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड है, इन शेड्यूल्ड एरियाज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट extend to all subject matter including subject in the state list of civil schedule of the Indian constitution। तो सही है भाई, किसी भी सब्जेक्ट पर लाइक ऑल सब्जेक्ट मैटर्स जो, देखो सॉरी सॉरी सॉरी, स्टेट लिस्ट के अंदर, हाँ स्टेट लिस्ट के मैटर्स जो हैं उनके ऊपर कोई भी सब्जेक्ट हो उनके ऊपर ऑल सब्जेक्ट मैटर्स पर कानून के लिए बना सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर को। तो सही है सेकंड वाला। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, और जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट वन की जो सेकंड है। समझ गए, तभी तो ज्यादा पावर है, वाइडर है। उसके बाद है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली इन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग। अब देखो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बहुत बार यार कहीं ना कहीं न्यूज में आपको देखने को मिलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली आर डायरेक्टली इलेक्टेड। कितने मेंबर्स होते हैं? 70। हाँ, 70 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, बिल्कुल भाई इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शंस वगैरह होंगे तो वो सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल सही है। सेकंड, द मैटर related to the division of national capital territory into territorial constituencies is regulated by law of parliament। देखो ये सारी चीज जो है, देखो ये भी आर्टिकल 239 ए के अंदर है, और ये भी आर्टिकल 239 ए के अंदर है, कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंडर बात की जा रही है। लाइक कि भाई मैं एक आपको आइडिया दूं, तो ये दिल्ली है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, ये एक हो गई, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, ये एक हो गई। इस तरीके से उसमें क्या किया गया, डिवीजन किया गया। लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, आपने याद किया होगा, मैंने पढ़ाया होगा डेलिमिटेशन कमीशन, समझ गए, तो ठीक है। थर्ड है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन एनी ऑफ द मैटर एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई ये तो गलत है, ऑल एनी मैटर्स पर तो कानून नहीं बना सकते ना वो। भाई आप खुद देखो यार, पब्लिक ऑर्डर हो गया, लैंड, पुलिस, ये तो ऑलरेडी पहले ही इनसे एक्सक्लूड किए गए हैं भाई लेजिस्लेटिव असेंबली से। ये कहाँ से, खुद इनकी पुलिस जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, बताओ। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, 1 और 2 सही है। एक चीज और है, अगर मान के चलो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट रूल की बात की जाए, तो वो किस आर्टिकल के अंडर में है, किस आर्टिकल के थ्रू लगेगा, तो वो आपको याद रखना, 239 ए बी। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। ओके। अच्छा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव एस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ और एप्लीकेबल टू द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा कौन कौन सा एप्लीकेबल है, देखो, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर ऑफ स्टेट
मीनिंग दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। ये कह रहा है कि आर्बिट्रेरी पावर है, मन चाही पावर्स जो होती है, लाइक मतलब बिल्कुल ही तबाही मचा रखी है, तो वो एब्सेंस है लाइक रूल ऑफ लॉ के अंदर, तो ये तो सही है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ओके, जो मैंने आपको बताया, मीनिंग दैट ऑल स्टूडेंट्स आर सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एज एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी कोड ऑफ लॉ। बताओ भाई, क्या स्टेटमेंट सही है? एंड द थर्ड है कि प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं उनकी प्राइमेसी की बात की जा रही है। मीनिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल लॉ। गलत है ये तो। भाई यार आप खुद बताओ, डिफाइन किया जा रहा है, इन्फोर्स किया जा रहा है बाई कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट, तो पावर तो इसकी ज्यादा होगी ना, बीइंग सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए है, उसको इन्फोर्स कराने की बात की जा रही है ना, उसको इन्फोर्स कराएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, रिजल्ट है। नहीं भाई, खुद कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट थोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजल्ट दिए हैं राइट्स के। कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज दी हुई है कि ये राइट्स हैं और उनको इन्फोर्स कराने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। तो जब थर्ड गलत है तो आंसर होगा 1 एंड 2। हम्म। तो भाई, और ये जो सेकंड है कि ऑल सिटीजंस है वो सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एज एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट। भाई कोर्ट्स के अंदर आपके उनके अंदर में कंट्रोल में ही रहोगे। ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई भी लाइक कुछ भी आपने कोई भी चीज कर दी और आप बच गए, नहीं, सुनवाई भी होगी, सारी चीजें होती हैं। और देखो यही चीज बात की जा रही है, मैंने आपको बोला था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यूके कोई एफर्मेटिव एक्शन नहीं है, आपके सामने सभी बराबर है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो सेम है कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू। ठीक है, जो कानून के ऊपर लागू है वो आपके ऊपर भी लागू होगा। तो 1 एंड 2 आपकी करेक्ट है, और सेकंड जो थर्ड है वो रॉन्ग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया द राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर इज ए फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू। बताओ भाई, अब देखो ये क्वेश्चन, अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को बनाए रखने का अधिकार, कंजर्व रखने का, संरक्षित रखने का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसको अवेलेबल है? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इंडिया, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब आपको देखो कंफ्यूजन हो सकता है, देखो ये तो ठीक है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 29 और 30, ये किस में है? आर्टिकल 29 में है। अब 29 की बात की जा रही है, यार हमने पढ़ा है कि 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज को राइट्स है। तो माइनॉरिटी किस में आ रही है? माइनॉरिटी किस में आ रही है? माइनॉरिटी, तो ये करेक्ट है। नॉर्मली तो आप यही सोचोगे ना, बट अब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि आर्टिकल 29 में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कवर नहीं है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों कवर है। उसमें सिटीजन्स की बात की गई, सिटीजन। तो सिटीजन वर्ड किस में है? ये रहा सिटीजन। तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग होगा। समझ गए? तो ये चीज भाई ध्यान रखनी है, इसी वजह से मैंने थोड़ा अलग करके एक क्वेश्चन डाला है इसमें। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये रहा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, मार्शल लॉ के प्रोविजंस आर्टिकल 14 के अंदर हम देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर हम देखते हैं, 34, ये मार्शल लॉ 34 34 के अंदर, both martial law and national emergency affect the fundamental rights of citizens in that territory of India। नहीं भाई, देखो यार, मेन चीज क्या है कि जो मार्शल लॉ है और नेशनल इमरजेंसी की जो बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट पहुंचाता है भाई, बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 जो है, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो तो खत्म नहीं होता, बट आर्टिकल 19 जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। बट मार्शल लॉ के अंदर फंडामेंटल राइट्स वाली बात नहीं है, वो फंडामेंटल राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ओके, तो ये चीज आपकी गलत है। सेकंड, martial law may suspend the functions of ordinary law courts while it is not the case during national emergency। अब बताओ भाई,
हाँ, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। देखो, ऑर्डिनरी लॉ जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ में क्या होता है कि जो पावर है, लाइक मार्शल लॉ में आर्मी रूल लागू हो गया। अब आर्मी रूल लागू हो गया तो न्याय भी आर्मी करेगी, पावर भी आर्मी के पास है, डिसीजन भी आर्मी का। तो कोर्ट्स वगैरह है वो तो कुछ वैल्यू नहीं रहेगी इनकी ना। जो कोर्ट्स हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो कोर्ट्स की पावर है वो डिसमिस थोड़ी होती है, उनकी पावर तो रहेगी रहेगी। तो यही चीज ये बोल रहा है कि मार्शल लॉ में सस्पेंड हो जाती है फंक्शन जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स हैं। आपने कई जगह देखा होगा यार, आर्मी रूल आपने अगर देखा होगा तो म्यांमार के अंदर देख लो, पाकिस्तान के अंदर देख लो, ठीक है, क्या वैल्यू रहेगी कोर्ट्स की या किसी और की? तो आर्मी ने जो डिसीजन दिया वही मान्य है। तो वही चीज बोल रहा है, नेशनल इमरजेंसी हमने पढ़ी हुई है कि उसमें कोर्ट्स की पावर जो है वो खत्म नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और यहीं पर हम आज विराम देंगे क्लास को। देखो, इन इंडिया बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इश्यू रिट्स। ओके, रिट्स इशू करने की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पावर पास है। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था, लास्ट क्लास में, कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 वो फंडामेंटल राइट्स है, बट हाई कोर्ट आर्टिकल 226 नॉट फंडामेंटल राइट्स बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। इफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो छोटे छोटे कोर्ट्स हैं लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या कुछ और कोर्ट्स हो गए, were to be given this power to issue writs for the enforcement of fundamental rights, then it can be done by, किसके द्वारा ये किया जाएगा? अगर देखो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है कि वैसे तो रिट्स की पावर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है, बट अगर किसी और कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को वो पावर देनी है तो वो कौन देगा? अब भाई यहाँ पर आपको रिकॉल करनी पड़ेगी लास्ट क्लास। मैंने वो चीज आपको जब रेट्स पढ़ाई थी, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियरी, प्रोहिबिशन, ठीक है, क्यों वारंट हो, तब मैंने आपको चीज बताई थी कि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं है ये रिट, समझ गए? और ना ही कोई न्यू लॉ क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, समझे? तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट और बोली थी आपको, याद होगा, कि कौन ये काम कर सकता है, पावर दे सकता है। एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हो सकता है ये? अब आपको, अब आप सोचोगे कि यार प्रेसिडेंट तो फर्स्ट रीजन है और भाई प्रेसिडेंट के पास पावर बहुत ज्यादा है, प्रेसिडेंट ज्यादातर काम प्रेसिडेंट के उससे होते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है। एन ऑर्डर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, और यार जब वो न्याय के इतने बड़े न्यायमूर्ति हैं तो वो ऑर्डर से ऐसा कर भी सकते हैं, ठीक है, विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो कितनी अच्छे तरीके से आपको घुमाने की बात की जा रही है, बट आपने अगर ये चीज पढ़ी है, ये चीज जानी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि ये इस वजह से होगा। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय सिंपल लेजिस्लेशन, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बताओ। भाई इसका होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय सिंपल लेजिस्लेशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात तो है ही नहीं, क्या रेट वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू नहीं है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। और यही चीज मैंने बोली भी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि चलो ऐसे नहीं करके ये थोड़ा बड़ा करके डालते। तो आई होप आपको सेशन अच्छा भी लगा होगा और चीजें समझ में भी आ रही होंगी कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से बनते हैं, कहाँ कहाँ अगर आगे की स्टेटमेंट इतनी बड़ी राइट है तो आगे एक वर्ड्स या दो वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे जिनसे वो पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये उसी के लिए, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए ही है, ताकि आप यहाँ से सीख के एग्जाम में गलत ना करो। ओके, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों को, औरों को भी शेयर कीजिए, सबको पढ़ने का मौका मिले, सबका सिलेक्शन हो। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।